क्यों डरते हो जिंदगी में, क्या होगा कुछ नहीं होगा, तो तजुर्बा होगा। जिंदगी में घबराना नहीं है, होश और जोश के साथ आगे बढ़ते जाना है। समस्याएं जिंदगी में आती रहती है, हमें अपने काम पर फोकस करना है प्यारे दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना विजय एग्जाम क्रांति यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम क्रांति लेकर आएंगे, एग्जाम के लिए बिल्कुल क्रांति लेकर आएंगे। हम उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी हमें बुक्स सर्च करनी पड़े, कितने भी टॉपिक अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ सर्च करने पड़े, हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज हम उसी कड़ी में एक बहुत ही अच्छा और प्यारा टॉपिक मैथ्स का नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे। नंबरों का जो सिस्टम है उसमें से एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे वे डी ग्रुप से लेकर यूपीएससी लेवल तक, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सीडीएस हो, सीपीओ हो, सीजीएल, किसी भी प्रकार का एग्जाम है, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं। तो नंबर सिस्टम को हम कैसे पढ़ेंगे, इस पर एक बात डिस्कस कर लेते हैं। नंबर्स सिस्टम इतना छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत ही लंबा और चौड़ा टॉपिक है। देखने में बहुत आसान लगता है, नंबर्स हमने बहुत पढ़े हैं ऐसा लगता है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो हम कहीं ना कहीं ऐसा समझते हैं कि ये चीज़ें हमारे से छूट गई होंगी। क्योंकि टीचर्स, आप वीडियो देखते हैं, वीडियोज के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं वो पूरा कंटेंट नहीं मिल पाता जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक उसको लेकर जाएंगे। नंबर सिस्टम की कम से कम 10 से 12 वीडियोज हमारी बनेंगी और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फुली कंटेंट के साथ। देखिए, दो चीज़ें काम करती है, एक हमारे पास ट्रिक होती है, वो ट्रिक भी तभी काम आती है जब हमने उस चीज़ को डिटेल से पढ़ा हो। ठीक है, तो उसी कड़ी में नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं। नंबर सिस्टम आज बिल्कुल नंबर सिस्टम का बेसिक पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और वहां से किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम होता क्या है? किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं तो उसके लिए एक हमारे पास सिस्टम की जरूरत होती है। तो उसी तरीके से नंबर्स को समझने के लिए एक सिस्टम बनाया गया और उसका नाम दे दिया गया नंबर सिस्टम्स। तो वह सिस्टम जिससे हम नंबर्स को समझते हैं उसी को नंबर सिस्टम बोलते हैं। आपको सिर्फ इतना समझना है। अब इनका क्लासिफिकेशंस हम कैसे करते हैं? संख्याएं दो प्रकार की होती है। फर्स्ट स्टेज में अगर देखें, शुरुआत में संख्याएं दो प्रकार की है, या तो संख्याएं काल्पनिक होगी या फिर वो संख्याएं वास्तविक होंगी। या तो उनकी कल्पना की गई होगी या फिर वो वास्तव में कोई ना कोई संख्या रही होगी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशंस के तौर पर अगर मैं नंबर्स को देखूं, क्लासिफिकेशंस के तौर पर मैंने नंबरों को दो तरीके से बांटा सर। किस किस तरीके से बांटा? या तो संख्याएं सर रियल होगी, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होगी। दूसरा तरीका अगर इसका देखा जाए तो संख्याएं इमेजिनरी होंगी। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं में अंतर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। काल्पनिक संख्याएं जिनकी कल्पना की गई है, अगर मैं आपसे बोलता हूं किसी नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, किसी नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर करता हूं, आप कहेंगे सर 4 आया। -2 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। अगर यहीं पर मैं बोलूं कि वापिस इसका रूट कर दीजिए, अगर आप इसका 4 का रूट करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। यहां पर 4 का रूट करेंगे क्या आएगा? 2 आएगा। आपने देखा किसी भी नंबर का अगर हम रूट करते हैं तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इमेजिनरी में क्या होता है, वे नंबर्स काउंट किए गए हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद भी नेगेटिव रहते हैं। यानी कि सीधी सीधी बात अगर मैं बोलूं, सीधी सीधी अगर मैं बात बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं -1 कोयटा या फिर W जिसको बोलते हैं ओमेगा। -1 मैंने यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करके देखें तो रिजल्ट क्या मिलेगा? माइनस में।
रूट के अंदर कोई भी संख्या है, अगर वो माइनस के अंदर दी गई है, वो सभी की सभी संख्याएं काल्पनिक संख्या में आपकी काउंट कर ली जाएगी। ओइटा, आई, आई का मतलब क्या है? आई का मतलब होता है ओइटा, यानी कि इस चीज को समझने के लिए इसको नाम दे दिया गया ओइटा, और इस आई की वैल्यू ही हमारी होती है वर्गमूल के अंदर -1। समझ रहे हो प्यारे दोस्तों? तो इमेजिनरी नंबर से इतना ही आपका क्वेश्चन बनेगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। आपको ऑप्शन में दिया जाएगा -√1, या फिर माइनस में कोई और भी हो सकता है, जैसे माइनस ये दे दिया जी मैंने, तो ये भी क्या होगा, इमेजिनरी नंबर के अंदर काउंट किया जाएगा। या फिर इसको √3 ओल्टा भी बोला जा सकता है। √3 ओल्टा क्यों बोलेंगे? इसको मैंने ऐसे काउंट कर दिया सर, ऐसे देखिए, अगर -1 वाला रूट देखा जाए तो ओइटा के बराबर होगा, उसके अंदर √3 अलग से रह गया, √3 ओइटा। तो हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ा। इसी कड़ी में हम अगर देखें रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी को छोड़ दो, आप ओइटा को छोड़ दो, रूट के अंदर -1 है उनको छोड़ दो, बाकी की जो सभी की सभी संख्याएं हमारी रह जाती है, वो सभी की सभी रियल नंबर में आएंगी। आपने जितनी संख्याएं पढ़ी है, आपने चाहे प्राकृत संख्याएं पढ़ी हो, आपने चाहे पूर्ण संख्याएं पढ़ी हो, रैशनल नंबर पढ़ा हो, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य अभाज्य, सम विषम, जितनी भी चीजें हैं वो सभी की सभी हमारी वास्तविक संख्याओं के अंदर काउंट की जाएगी। ठीक है, यानी कि आगे मैं जितना भी करवाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, वो किसके बारे में पढ़ाऊंगा? वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ाऊंगा। इन चीजों को आप नोट करते जाइए। वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए वास्तविक संख्याओं, इन वास्तविक संख्याओं को भी मैं दो तरीके से डिवाइड करूंगा। सबसे पहले नंबर सिस्टम को मैंने दो तरीके से बांटा, वर्गीकरण किया। एक तरफ मैंने काल्पनिक ले ली, एक तरफ मैंने वास्तविक ले ली। काल्पनिक हमने थोड़ा सा पढ़ा, एग्जाम में इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि 2015 से पहले एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। लेटेस्ट एग्जाम को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए हमें पढ़ना है। अब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, एग्जाम में नहीं आते। वास्तविक संख्याओं को हम पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं में इसका वर्गीकरण मैं दो तरीके से करूंगा। दो तरीके कौन कौन से हैं? एक तो मैं यहां पे लूंगा सर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। दूसरा मैं इसका क्लासिफिकेशन करता हूं इरेशनल नंबर। हिंदी में आप लिखेंगे, रैशनल को आप लिखेंगे परिमेय संख्या, और इरेशनल को लिखेंगे आप अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यहां तक आपने समझा। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, या तो वो रैशनल मिलेगी या फिर इरेशनल मिलेगी, या तो वो चीजें प्रीमेय में मिलेगी या फिर अप्रीमेय मिलेगी। ठीक है, यहां तक बिल्कुल समझ में आई होंगी बातें। अब आगे मैं चलूंगा और मैं आगे प्रीमेय संख्याओं पर बातें करूंगा। आगे मैं चलूंगा, प्रीमेय संख्याओं पर बातें करूंगा। यहां तक इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए यहां तक। नेक्स्ट पेज पे देखिए, हमने कहा कि वास्तविक संख्याओं दो तरीके से बांटा, परिमेय और अप्रिमेय। अब मैं बात करता हूं सर परिमेय संख्याओं से। यहां पर मैंने लिखा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोले तो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये चीज क्या होती है सर? सर आपने लिख दिया परिमेय संख्या, ये चीज क्या होती है? ये चीज होती है जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, वे संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के रूप में जिन संख्याओं को हम लिख सकते हैं वो सभी की सभी संख्याएं हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या। पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखा सर? इसका कहने का मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है सर? मैं लिखता हूं यहां पे 2/3, या फिर सीधा सीधा आप लिख सकते हो जिसका हमें अंश मिलता है या फिर हर मिलता है। अंश बाई हर के रूप में जो संख्याएं होती है वो सभी की सभी परिमेय संख्याएं होती है प्यारे दोस्तों। जैसे कि 2/3 मैंने लिखा, जिसका अंश भी है हर भी है। आप कोई भी नंबर ले लो, 3/5 ले लिया मैंने, 3/5 ले लिया, ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे मैं 2 लिखता हूं। आपने पढ़ा होगा किसी भी नंबर
के नीचे एक हमेशा होता है, यानी कि भाग, इसको एक से मैं भाग करता हूँ, इस दो को कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं दो के नीचे एक लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो ये दो क्या होगी, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे मैंने लिखा एक, एक भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। 5 लिखा, 5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या, क्योंकि इन सबके नीचे मैं एक लिख सकता हूँ। आप एज्यूम कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ में जिस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता एज्यूम करने से, वहां पर आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 0 लिख दूं, 0 के नीचे भी एक मान सकते हैं आप, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। यहाँ पर मैंने लिखा सर 1.5, 1.5 लिखा मैंने, क्या होगी, ये परिमेय होगी या नहीं होगी, कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, इसके आप सोल्व कीजिए। 15/10 मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर मैं 15/10 लिखता हूँ, ये इसका p बन गया, ये इसका q बन गया, ये भी p/q फॉर्म बनी, तो ये भी पॉइंट वाली संख्याएं भी हमारी परिमेय संख्याओं के अंदर काउंट कर ली जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक चीज आती है परिमेय संख्याओं में जो बड़ी कंफ्यूजन करती है, बड़ी कंफ्यूजन करती है। जैसे मैं लिखता हूं 1/3, आप कहेंगे सर ये p/q है, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने बेझिझक कहा कि 1/3 को मैंने लिखा और 1/3 हमारी परिमेय संख्या बन गई, बिल्कुल बन गई, कोई डाउट नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूं। मैंने कहा कि एक को आप 3 से भाग दीजिए, एक को आप ऐसा करिए 3 से भाग दीजिए, तो आपने एक को 3 से भाग दिया, तो आपने क्या कहा, रिजल्ट में कहा सर 0.333333, सर ये आता है, ये आता सर हमेशा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 1/3 किसके बराबर होगा, 1/3 0.3333, ऐसा चलता जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, बिल्कुल समझ में आई बातें। आपने एक चीज और पढ़ी होगी, बार, अगर कोई नंबर बार बार रिपीट करता है तो उसको स्टॉप करने के लिए इसके ऊपर हम एक डंडा लगा देते हैं, उसको हम बार बोलते हैं। इस 3 के ऊपर जो डंडा लगाया है, इसका मतलब होता है वो संख्या बार बार रिपीट करती है, रिपीटिंग नंबर हो जाता है। तो यहां से एक चीज निकल के आई कि सर ये तो परिमेय है, तो ये क्या परिमेय होगा, इसी के बराबर तो ये चीजें हैं, जब बराबर चीजें हैं तो परिमेय हुई दोनों। निष्कर्ष यही है, जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है, यानी कि वो संख्या क्या है, रिपीटिंग है, बार बार रिपीट होती है, और उन नंबर को हम परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में डाल देते हैं। चीजें समझ में आ रही है ना? जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है, चाहे वो पॉइंट में ही क्यों ना हो, कैसे भी हो, तो उन सभी संख्याओं को सॉल्यूशन किया जा सकता है, अंश बटे हर के रूप में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है, वो सभी की सभी संख्याएं हमारी रैशनल नंबर्स में काउंट हो जाएगी। ठीक है, रैशनल नंबर के बारे में आपने पढ़ा। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं अप्रिमेय संख्याओं के बारे में। सर आपने परिमेय तो बता दिया, अप्रिमेय नहीं बताया। बिल्कुल बताएंगे भाई साहब, सभी को सभी चीजें बताएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे से एक एक स्टेप को आगे लेकर चलेंगे। परिमेय संख्याओं के बाद मैं बात करता हूं अप्रिमेय संख्याएं। अप्रिमेय संख्या मैंने लिखा, अप्रिमेय संख्याओं को आप लिख सकते हैं इरेशनल नंबर। क्या लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर, यानी कि जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। समझ रहे हो चीजों को, जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वो सभी की सभी हमारी अप्रिमेय संख्याओं में काउंट हो जाएगी। क्या आपके दिमाग में कोई ऐसी संख्या है जिसके p/q के रूप में नहीं लिख सकते? क्या कोई ऐसी संख्या है? लगाइए थोड़ा सा दिमाग, जिसका हम सॉल्यूशन करने के बाद p/q लेकर आ सकते हैं। क्या वो ऐसी कोई संख्या दिमाग में है? मैं कहता हूं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, पॉइंट के बाद भी जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, वो सभी की सभी अप्रिमेय संख्याओं में काउंट कर ली जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा था पीछे वाले क्वेश्चन में, थोड़ा सा पीछे अगर हम चलते हैं, पिछले पेज पे मैंने लिखा है कि 1/3 हमारी क्या है, 1/3 परिमेय है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन हो सकता है। नंबर रिपीट करते हैं, बार वाली संख्याएं भी परिमेय होती है, लेकिन अगर पॉइंट के बाद रिपीटेशन न हो, पॉइंट के बाद रिपीटेशन न हो, 4 लिखा, 5 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, 3 3 3 5, यानी कि ये वाली चीजें
समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? पीछे वाले में रिपीट हो रहा था सेम नंबर, यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है, सेम नंबर भी नहीं है, यानी कि रिपीटेशन भी ना हो और संख्याओं का अंत भी ना हो, इनफाइनाइट तक चलती भी जाए, वो सभी की सभी क्या होगी सर? अप्रिमेय संख्याओं की कैटेगरी में डाल दी जाएगी। ठीक है, या फिर मैं सीधी सीधी अगर बात करूं, वे संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर है और जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो? एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूं वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता, वे सभी की सभी अप्रिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती है। ठीक है, अप्रिमेय संख्याएं सीधी सीधी देखा जाए वो नंबर जिनका पॉइंट के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती, वो सेम नंबर रिपीट नहीं करता और ना ही उस चीज का अंत होता। जैसे वर्गमूल 2 की अगर वैल्यू देखी जाए ना, वर्गमूल 2 की वैल्यू कुछ ऐसी वैल्यू होती है जैसे 1.73 समथिंग लिखा होता है, हमें ही पता है लिखा होता है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इसकी आगे भी वैल्यू देखी जाए ना, ये चलती जाएगी और कहां तक चलती जाएगी? ये अनंत तक चलती जाएगी, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। और जो चीजें अनंत तक जाए ना ही सेम नंबर रिपीट करे, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? अप्रिमेय संख्याएं बोल देते हैं। सिर्फ इतनी चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, अगर इसको रोके यहां पर ये चीज खत्म हो जाती, ठीक है, यहां पर अगर ये चीजें खत्म हो जाती, मैं बोलता हूं 1.37 चला और एक पॉइंट आया कि ये संख्या खत्म होगी, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये यहाँ पर खत्म हो सकती थी तो हम इसको नोट कर सकते थे परिमेय संख्याओं में, लेकिन ये चीजें खत्म नहीं होगी। ठीक है, चलती जाएगी, लेकिन चलने का भी रूल क्या है? सेम नंबर रिपीट नहीं करेगी। ठीक है, तो सभी संख्याएं अप्रिमेय संख्याओं की कैटेगरी में हो जाएगी। इसमें एक क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन करता है, बड़ा कंफ्यूजन करता है पाई को लेकर। एग्जाम में लिखा जाता है पाई क्या है, पाई परिमेय संख्या है या फिर अप्रिमेय संख्या है, रैशनल है या इरेशनल है? इस बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहां पर 22/7 लिखा मैंने, एक चीज लिखा 3.14 लिखा, और एक चीज और मैं लिख देता हूं यहां पर पाई। क्वेश्चन आता है 22/7 क्या है? आपको पढ़ा है पीछे, पी बाई क्याऊ की फॉर्म बनेगी, अगर पी बाई क्याऊ की फॉर्म बनेगी तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या। यानी कि हमने पढ़ा पी बाई क्याऊ फॉर्म बने या फिर पॉइंट वाली हो या फिर कैसी भी संख्याएं हो, वो सभी की सभी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? उसका रिपीटेशन रिपीटेशन होना चाहिए या फिर एक पॉइंट के बाद उसका अंत होना चाहिए, वो सभी की सभी परिमेय संख्याओं में हम काउंट कर लेंगे। तो आप सीधी सीधी कहेंगे ये तो सर परिमेय है, कोई डाउट नहीं है, ये परिमेय है, ये भी सर क्या है? परिमेय है। अगर पाई की बात करते हैं, आपको पता है पाई की ही वैल्यू 22/7 है और पाई की वैल्यू 3.14 है, तो आप कहेंगे ये भी सर परिमेय होनी चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जो पाई की अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करता हूं तो ये 3.14 के बराबर नहीं होती और ना ही 22/7 के बराबर होती। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे बात करते हैं, हम तो जन्म से ही पढ़ते आ रहे हैं पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, फिर ऐसा कैसे हो गया? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। पाई की ये लगभग में वैल्यू होती है, ये क्या होती है? पाई की लगभग में वैल्यू होती है। 22/7 लिखो या फिर आप 3.14 लिखो, ये वैल्यू लगभग में मिलेगी मेरे भाई, लगभग में मिलेगी। क्लियर है? पाई की एक्चुअल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो 3.14 के बाद चलती जाएगी और इनफाइनाइट तक चलती जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, कभी खत्म होने वाली नहीं है और ना ही ये सेम नंबर रिपीट करेगी। पाई की एक्चुअल वैल्यू वो होती है, इसलिए पाई को क्या लिखा गया मेरे भाई? इस पाई को हमने पाई को ले लिया सर अप्रिमेय संख्याओं की कैटेगरी में। और हमने 22/7 और 3.14 को क्या ले लिया? परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में। उम्मीद करते हैं परिमेय और अप्रिमेय का आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है।
रूट के अंदर अगर आपको कोई भी संख्या दिखाई दे जाती है वर्गमूल के अंदर जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं करते, वो सभी की सभी आप अपरिमेय मान लीजिए, कोई डाउट नहीं है। 2.3 के ऊपर वर्गमूल, ये अपरिमेय होगी, कोई डाउट नहीं है। वर्गमूल 5 परिमेय अपरिमेय होगी, कोई डाउट नहीं है। 4 के ऊपर वर्गमूल लिख देता हूं, ये नहीं होगी, क्यों? 4 का हम पूर्ण रूप से वर्गमूल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या है उसके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। हमने ये पढ़ा सर, सबसे पहले नंबर्स को दो तरीके से बांटा, वास्तविक होगा और इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक में हमने ओल्टा के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा रियल को दो तरीके से डिवाइड किया, रैशनल और इरेशनल में। रैशनल और इरेशनल हमने अच्छे से पढ़ लिया, इरेशनल आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हमने परिमेय भी पढ़ा। अब आगे जो परिमेय संख्याएं जो पढ़नी है उसी के पार्ट में थोड़ा सा आगे चलेगा। क्या होगा? प्राकृत संख्याएं होगी, पूर्ण संख्याएं होगी, पूर्णांक होगा, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। फिर इन चीजों को हम माइंड में सेट करने के लिए एक चार्ट बनाऊंगा, मैं चार्ट दिखाऊंगा, चार्ट आपके सामने लेकर आऊंगा स्क्रीन पर। फिर आप उनके क्लासिफिकेशंस को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, समझ जाएंगे। देखिए यहां तक हमने पढ़ा था, आगे मैंने बताया परिमेय संख्याओं में ही आगे मैं इनका क्लासिफिकेशंस करूंगा। आपको पता चल गया ना परिमेय संख्या क्या होती है? P बाय Q के रूप में। ठीक है, अब देखिए प्राकृत संख्याएं लिखिए। प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, जो एक से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक? लास्ट तक चले जाइए आप, इनफाइनाइट तक चलते जाइए। यानी कि वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है, ऐसा संग्रह जो एक से शुरू होता है और लास्ट तक जाता है, वो सभी की सभी हमारी प्राकृत संख्याओं में काउंट की जाएगी मेरे भाई। क्लियर है? इसके बाद आप लिखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। प्राकृत संख्याओं को हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्याएं जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उसमें आप जीरो को ऐड कर दीजिए, 0 1 2 3। कुछ नहीं करना है, नेचुरल नंबर में आप जीरो को ऐड कर दीजिए, वो सभी की सभी आपकी पूर्ण संख्या में काउंट कर ली जाएगी। इसके बाद मैं बात करता हूं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। देखिए आपने देखा होगा संख्याएं नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी एक संख्या है। तो यहां पर मैं सीधी सीधी बात करता हूं, सर मैंने यहां लिखा 0 1 2 3 4 और ये चला गया आगे। यहां पे अगर हम बात करते हैं -1 -2 -3 -4, इसमें नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा या तो पूर्णांक ऋण होता है या फिर धन। हिंदी में बात कर रहा हूं मैं, हिंदी में या तो ऋण होगा या फिर धन होगा। धन का मतलब पॉजिटिव, ऋण का मतलब नेगेटिव। ठीक है, ये देखिए और ये देखिए, इसमें मैं क्या लिखूंगा? ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। इसको मैं लिखूंगा धन पूर्णांक। ये सभी की सभी पूर्णांक हैं। नेगेटिव इंटीजर, ये हो गई सर आपके पॉजिटिव इंटीजर। आपके बीच में एक चीज रह गई, और वो चीज क्या रहेगी? जीरो रहेगी सर। जीरो नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, जीरो किसी में नहीं आएगा। यानी कि ये न्यूट्रल है अपने आप में, ये ना धन है ये ना ऋण है, कुछ नहीं है।
तो अगर जीरो को क्लासिफिकेशंस के रूप में लिखना हो तो आपको एक चीज लिखनी है कि जीरो सर ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ना धन है ना ही ऋण है। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन भाई, ऐसा कौन सा पूर्णांक है ना जो ना धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है? जीरो है। आपसे पूछा जाएगा क्या जीरो कोई पूर्णांक है? जीरो बिल्कुल पूर्णांक है। और जीरो कैसा इंटीजर है? न्यूट्रल है अपने आप में, ना ही धन है ना ही ऋण है भाई। ठीक है, यहां से आपने क्या सीखा? एक चीज और देखिए कि सर आपने पूर्णांक में 1 2 3 4 5 लिख दिया, क्या पूर्णांक प्राकृत संख्याएं कह सकते हैं उनको? बिल्कुल। पूर्णांक पूर्णांकों को हम प्राकृत संख्याएं कह सकते हैं। और कौन से पूर्णांकों को हम प्राकृत संख्याएं कह सकते हैं? जो एक से आगे आगे के हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं जो है यहां से आगे काउंट करेंगे पूर्ण संख्या हो जाएंगी, यानी कि जो जीरो से पूर्णांक शुरू होते हैं वो सभी की सभी पूर्ण संख्याओं में चले जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, इसके आगे एक चीज आती है, आपने सुना होगा भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर और क्या होगा? कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। ठीक है, वो सभी चीजों के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जितनी हम चीजें अब डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सभी की सभी परिमेय संख्याओं में काउंट है। इस बात को भी आप साथ में नोट कीजिए। आगे मैं डिस्कस करता हूं इस पर अभाज्य संख्या। कलर चेंज कर लेते हैं भाई थोड़ा सा। नंबर सिस्टम का बिल्कुल बेस करवा रहा हूँ जीरो से, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं लेकिन बच्चा पढ़ के नहीं जाता। ऐसा बेस है जो आपके नंबर सिस्टम को बिल्कुल मजबूत कर देगा। ये चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है। एक एक चीज एक एक फैक्ट बताऊंगा जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है? नाम से पता चल रहा है, नाम से बिल्कुल पता चल रहा है जो संख्याएं किसी संख्या से भाग नहीं होती वो सभी की सभी अभाज्य संख्याएं होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट आ जाता है, और डाउट कहाँ आएगा वो भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। सिंपल डेफिनेशन ये लिख लो, ओनली टू फैक्टर्स। क्या लिखना है? ओनली टू फैक्टर्स। जिन संख्याओं के दो टुकड़े किए जा सकते हैं, दो फैक्टर बनाए जा सकते हैं, वो सभी की सभी अभाज्य संख्याओं में काउंट कर लीजिए। या फिर सीधे तौर पर आप लिखें, जो किसी से भाग ना हो, जो किसी से भाग ना हो। हमेशा आपने यही डेफिनेशन पढ़ी होगी, जो किसी से भाग नहीं होती वो अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में रखी जाती है। बट मैं इसको थोड़ा सा सही नहीं मानता। और सही क्यों नहीं मानता? अभी देखिए, मैंने कहा सर यहाँ पे 2 है, एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे 2, मैंने कहा 2 के फैक्टर कर दो, यानी कि 2 किस किस से भाग हो सकता है? आप कहेंगे सर 1 से भाग हो सकता है और 2 से भाग हो सकता है। कितने फैक्टर बने? 2 के 2 फैक्टर बने। जिसके 2 फैक्टर बन जाते हैं भाज्य संख्या मान लेते हैं उनको। दूसरी चीज यहाँ पे 3 लिखा, 3 को 1 3 5 लिखा, 1 5। सभी के क्या है? दो दो फैक्टर हैं, दो दो फैक्टर हैं, दो दो फैक्टर हैं। दो दो फैक्टर का मतलब है क्या है? या तो 1 से भाग होगी या फिर अपने आप से भाग होगी। जो संख्या 1 से भाग होती है, अपने आप से भाग हो जाती है, वो अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन हर चीज का कहीं ना कहीं अपवाद होता है। वो अपवाद इसमें क्या है? सर अगर मैं 1 को लेता हूं, एक एक को अगर लें तो आप कहेंगे सर 1 का तो एक ही फैक्टर है, दूसरा फैक्टर हमें देखने को ही नहीं मिला। दूसरा फैक्टर देखने को नहीं मिला तो क्या सर 1 को क्या लेंगे हम? भाज्य लेंगे या अभाज्य लेंगे? तो मेरे भाई 1 को कुछ नहीं लेंगे, ना ही ये भाज्य लेंगे ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो आप लिखिए, इस चीज को नोट कीजिए कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या लिखेंगे? नोट करेंगे मेरे भाई इसमें प्यारे दोस्तों, एक को ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, कोई नहीं है ये। ठीक है, अभाज्य संख्याओं की एक और छोटी सी बात मैं अगर आपको बताऊं, चल गया भाई।
अगर छोटी सी एक और बात बताऊं, जितनी अभाज्य संख्याएं होती है ना, मैंने 2 लिखा, 5 लिखा, 3 लिखा, 7 लिखूंगा मैं, इनका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं किया जा सकता। जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं किया जा सकता, इस बात को नोट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर 3 आपको पता है अभाज्य है, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे मैं 4 लिखता हूँ, 4 का पूर्ण रूप से वर्गमूल हो जाता है, इसका आंसर 2 आता है। जब इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल हो गया तो हम क्या करेंगे, इस 4 के ऊपर जो वर्गमूल है इसको हम, यानी कि 4 को हम क्या लेंगे, भाज्य संख्याओं में काउंट कर लेंगे, ठीक है, अभाज्य नहीं मान सकते उसको। ऐसे ही ये है, जब हम एक का पूर्ण रूप से वर्गमूल कर सकते हैं तो उसको अभाज्य में क्यों काउंट करें? एक तो रीजन ये होगा। दूसरा रीजन ये हो गया कि इसके फैक्टर ही एक है, फैक्टर 2 बनते ही नहीं, तो ये भी अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है, ये लिख लिया नोट। इसके बाद क्वेश्चन आता है, इसके बाद क्या आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो क्या है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसके बाद आएगा एक सम अभाज्य संख्या। आपको पता है ना, दो क्या है, एक सम है, एक सम अभाज्य संख्या। एक सम अभाज्य संख्या दो होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होगी, और एक क्या है, ना भाज्य है, न अभाज्य है। इसके बाद सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो क्या पूछा जाता है कि सर 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 100 तक आप कहेंगे 25 अभाज्य संख्याएं हैं। आगे आता है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं मेरे भाई। क्लियर है? अगर मजा आ रहा है तो सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और इस सेशन में कमेंट जरूर करना मेरे भाई। अगर मजा आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा लेना, और लाइक जरूर करना, ठीक है। होता क्या, इससे हौसला बढ़ता है और कुछ नहीं होता। तो यहां तक आपने पढ़ा। अभी इससे आगे हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा पीछे सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वो अभाज्य आपने बोल दिया। भाज्य में क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो सभी की सभी भाज्य संख्याओं में आपके काउंट कर लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 को हमने माना क्या, 1 तो कुछ नहीं है, भाज्य में हम ले ही नहीं सकते, किसी से भाग भी नहीं होता वैसे भी। 2 और 3 हमने अभाज्य में ले लिया। अब क्या लेंगे, 4, 6, 7 भी नहीं, 8, 9, 10। अगर मैं 4 की बात करता हूँ, 4 के कितने होंगे सर, 4 के कितने हो जाएंगे, फैक्टर कितने हो जाएंगे सर? ये 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 4 से भाग होता है। ऐसे ही मैं 10 की बात करता हूँ, 1 से होता है सर, 2 से होता है, 5 से होता है, और अपने आप से तो चीजें भाग होती ही हैं। समझ रहे हो ना? तो वो संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे वो सभी की सभी भाज्य संख्याओं की कैटेगरी में काउंट कर लिए जाएंगे। इसमें क्वेश्चन आता है सर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लियर है? देखिए थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। अपने यहाँ तक पढ़ा भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पूरा क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब देखिए जितनी संख्याएं हमने पढ़ी है कहीं ना कहीं माइंड से स्किप हो जाती है, कौन सा वर्गीकरण कहाँ करना है, कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर होती है, परिमेय संख्याओं के नीचे क्या होता है, उसमें कौन कौन सी आती है। इंटीजर्स हमने जो पढ़े हैं, पूर्णांक जो पढ़े हैं, वो सर काल्पनिक में लें या फिर वास्तविक में लें या फिर परिमेय में लें या अपरिमेय में लें, उसके लिए
यहाँ पे हमने एक आपके लिए चार्ट रखा था, चार्ट देख लेता हूँ मैं कहाँ पर मिलेगा चार्ट। हाँ ये रहा, ये देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा शायद, इसे कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने वर्गीकरण किया था नंबर्स का दो तरीके से किया था। थोड़ा चेहरा ब्लर होगा, ब्लैक आ गया, कोई बात नहीं। दो तरीके से किया था, या तो इमेजिनरी होगा या फिर रियल होगा। इमेजिनरी मैंने पहले ही बता दिया था कि थोड़ा सा हटके है, वो इतना ही पढ़ना है। ओल्टा के बारे में पढ़ा हमने, और नेगेटिव जिसके ऊपर रूट होता था वो पढ़ा। बाकी के सभी सभी क्या है, रियल है। हमने बताया था जितने सभी के सभी क्या है, रियल है। रियल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। रियल को दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर दिया था, एक तो हमने रैशनल बनाया था, एक तो हमने क्या बनाया था उसमें, रैशनल बनाया था। एक तो हमने इसमें रैशनल बनाया था, और दूसरा क्या बनाया था, इरेशनल बनाया था। ये देखो, अब इसके अंदर देखिए, रैशनल में इरेशनल को मैंने अलग से पढ़ा दिया, यानी कि पॉइंट के बाद रिपीटेशंस सेम नहीं होगा और ना ही कहीं खत्म होगा, इसीलिए इसके अंदर क्या पॉइंट 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 लास्ट तक चलता जा रहा है। मैंने बताया वर्गमूल वाली वो संख्या जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं किया जा सकता, वह सभी की सभी संख्याओं इरेशनल में आएगी, एप्रीमेय में आएंगी। मैंने पाई का कॉन्सेप्ट भी बता दिया, क्योंकि पाई 22/7 के बराबर नहीं होती, ना ही 3.14 के बराबर होती। ठीक है, जैसे 3.3222 ये ऐसे चलता जाता है, लास्ट तक चलता जाएगा, सेम नंबर रिपीट नहीं करेगा मेरे भाई। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव वाली ही क्यों ना हो, लेकिन वर्गमूल के अंदर होनी चाहिए, और उनका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होना चाहिए। ये चीजें हमने इरेशनल में पढ़ी। लेकिन अब देखिए, हमने सबसे पहले रैशनल बताया, सारी की सारी संख्याएं चाहे वो चलती हो लेकिन सेम नंबर रिपीट हो, माइनस वाली हो, प्लस वाली हो, पॉइंट वाली हो, सही बटे वाली हो, या फिर अंश बटे हर वाली हो। ठीक है, वो सभी की सभी संख्याएं क्या होगी, रैशनल में आएंगी। ठीक है, रैशनल के अंदर ही इंटीजर होता है, ये देखिए, माइनस वाले भी, प्लस वाले भी, जीरो भी। ठीक है, इंटीजर्स के अंदर ही होल नंबर होता है। होल नंबर में क्या होगा, जीरो, यहां से यहां तक ये क्या आ जाएगी, यहां से यहां तक इंटीजर्स के अंदर काउंट होगी होल नंबर वाले। अब देखिए, होल नंबर के अंदर ही ये वाला क्या होगा सर, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, ये था हमारा क्लासिफिकेशन, टोटल नंबर्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई चीजें समझ में नहीं आती तो आप उस चीज पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए हम क्लासिफिकेशंस को इतना ही रखेंगे प्यारे दोस्तों। जय हिंद साथियों, अगर समझ में आया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।